हेलो दोस्तों, मैं संगीता सिंह आज आपके चैनल द बेस्ट स्टडी पर आपके लिए गणित पेडागोजी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सभी परीक्षाओं में पेडागोजी से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, जिन्हें समझने में हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। दोस्तों, ये पेडागोजी के प्रश्न हैं, इन्हें समझकर उत्तर देना पड़ता है, इसलिए मैं पेडागोजी के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आई हूँ। दोस्तों, इन्हें आप पढ़िए, यह आपके लिए रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। दोस्तों, प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपको हमारा ये चैनल, हमारे प्रश्न, हमारा ये पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आपको अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो जो कि पेडागोजी से संबंधित होगा आप तक अवश्य पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब हम अपने प्रश्नों को। हमारे स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं। ए, तथ्यों, नियमों, सूत्रों के ज्ञान की। बी, एल्गोरिथम के ज्ञान की। सी, संकेतों और चित्रों के ज्ञान की। डी, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक ज्ञान और प्रयास की। तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपको बताना है कि सही जवाब क्या होगा। फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। ए, प्रश्नोत्तरी। बी, भूमिका निर्वाह रोल प्ले। सी, वर्ग पहेली। डी, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। बताना है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। सोचिए और बताइए, आपके पास है 10 सेकेंड। दोस्तों, उम्मीद है आपने इसका जवाब सोच लिया होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। त्योहार के समय कक्षा 5 के प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षीय चर्चाएं शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा है। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है, अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। बी, की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरे को परेशान करती है। सी, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। डी, कक्षा में गर्मा गर्मी वाले बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। तो दोस्तों, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि यदि त्यौहार है और त्यौहार के समय कक्षा में सेल के संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर वाद विवाद की जा रही है, तो इससे विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा होगा। बताइए आप, इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है ये वाद विवाद, और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करते छात्रों के सबसे बाद में मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ी के क्रिकेट स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी। आपको ये बताना है कि वह शिक्षिका किस चीज़ का प्रयास कर रही थी। ए, कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने का प्रयास कर रही थी। बी, कक्षा को तार्किक क्षमता में वृद्धि करने का। सी, छात्रों को वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध बनाने में सहायता करने का। डी, परियोजनाओं को उपागमन क्षेत्र द्वारा छात्रों को शिक्षा देने का। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा कि वह डी, परियोजनाओं को उपगमन द्वारा क्षेत्र छात्रों को शिक्षा देने का प्रयास कर रही थी। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है आपकी स्क्रीन में दोस्तों। गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों आकलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलापन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना।
बताइए दोस्तों, गणित में लचीलापन की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? समान निपुणता के साथ अंगणित और ज्यामितीय समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने के सभी चरणों को लिखने की योग्यता, समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाधान करने की योग्यता। तो बताइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता इसका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसका आंसर बताइए दोस्तों। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने की योग्य है। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के पर हैं कि ज्यामिति के किस स्तर पर हैं? ए विश्लेषणात्मक स्तर, बी अनौपचारिक निगमन स्तर, सी औपचारिक निगमन स्तर, डी मानसिक चित्र स्तर। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक चित्र स्तर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों की से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना के लिए कहता है। निम्नलिखित इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? ए अनुप्रयोग का, बी ज्ञान का, सी समझ का, या फिर बोध, डी रचना ऑब्लिक सृजन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, रचना या सृजन। वो रचना या सृजन का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर आपके प्रश्न संख्या 8। कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल को लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटि को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपराचात्मक तकनीक क्या है? आपको बताना है दोस्तों कि एक बच्चा है अर्जुन, वो बोल तो सकता है लेकिन लिख नहीं सकता। लिखने में वो त्रुटि करता है जबकि वो सही चीज़ों को बोल ले रहा है। तो उसके लिखने के लिए जो सुधारात्मक प्रक्रिया है उसके लिए क्या किया जा सकता है? ए उसे 10 अभ्यास की परीक्षाएं दिया जाना चाहिए, बी वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, सी उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हो, डी संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सीखना। तो दोस्तों बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें सभी समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरना हो। इससे उसको संकल्पनाओं को विकसित किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर आपके प्रश्न संख्या 9। कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसकी लंबाई और किनारों से परिचय कराने के लिए सबसे उच्चतम उपकरण है। सबसे उच्चतम उपकरण बताना है दोस्तों कि क्या है? ए श्यामपट्ट का तल, बी जियोबोर्ड, सी 3D सॉलिड्स के नोट्स, डी क्यूब। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जियोबोर्ड। जियोबोर्ड से हम लंबाई और किनारों के परिचय को छात्रों को बता सकते हैं उसके विषय में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफ़ी अभ्यास करवाना, शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको इसका सब बताना है कि शिक्षक बच्चों में गणना करने की शक्ति को कैसे बढ़ा सकता है।
तो इसका सही जवाब बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब है शिक्षण के दौरान कक्षा में गतिशील गतिविधियों का आयोजन करके वह ऐसा कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। पाठ योजना की पंचपदीय पद्धति किसने शुरू की? ए किलपैट्रिक ने, बी ब्लूम, सी हर्बर्ट, डी मॉरिसस। दोस्तों ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में कई बार पूछ चुका है। यूपी टेट में भी पूछा हुआ है और अन्य टेटों में भी पूछा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? ए किलपैट्रिक, बी ब्लूम, सी हर्बर्ट, डी मॉरिसस। तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा पाठ योजना की पंचपदी पद्धति की शुरुआत हर्बर्ट महोदय ने किया था। ये इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में कम से कम कितने प्रतिशत बच्चों को बिना शुल्क के निम्नांकित करेंगे? दोस्तों इसमें बताना है कि निजी विद्यालय में निःशुल्क कितने प्रतिशत बच्चों को हम एडमिशन लेंगे। तो इसका सही जवाब बताना है दोस्तों 15%, 20%, 25% या फिर 30%। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 25% बच्चों को हम निम्नांकित करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? अधिकतर सूत्रों को याद करना, बी बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना, डी सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता। बताइए दोस्तों प्रश्न संख्या 13 का क्या जवाब होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 14। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? ए वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, बी उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए, सी उसमें केवल बहुत से अभ्यास होना चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके, डी वह आकर्षक रंगीन होनी चाहिए। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ये इसका सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? ए गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, बी दंडारेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, सी कक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना, डी गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। बताइए दोस्तों संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता के द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो उसकी अवस्था बतानी दोस्तों कि वह किस अवस्था में है। ए परिमाणात्मक अवस्था में है, बी विभाजनात्मक अवस्था में है, सी उपादान अवस्था में है, डी संक्रियात्मक अवस्था में है। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वह संक्रियात्मक अवस्था में है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके लिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा का केंद्र होना चाहिए।
कैसा केंद्र होना चाहिए? विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना, उच्चतर गणित के लिए तैयारी करना, गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जिंदगी से जोड़ने का में सहायता करना। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, जहाँ पर उच्चतर की बात आ जाए वो ऑप्शन अपने आप ही गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम उच्चतर शिक्षा की बात नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ने की सहायता करना। अगर विद्यार्थी जो पढ़ रहा है उसको अगर उसके दैनिक दिनचर्या से अटैच कर दिया जाए, उससे संबंध बना दिया जाए, तो विद्यार्थियों को उसको सीखने में सहायता ऊपर होती है और वह बच्चा आसानी से सीख जाता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? ए संरक्षण, बी पंक्तिबद्धता, सी गणना, डी अंक लिखना। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंक लिखना इसका महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल्स दी। उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? ए गुणनखंड को, बी गुणनफल को, सी क्षेत्रफल को, डी आयतन को। तो इसमें ये बताना है दोस्तों कि किसे हम संबोधित नहीं कर सकते, गुणनखंड को या गुणनफल को या क्षेत्रफल या आयतन को। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आयतन जो है उसको हम इसमें नहीं कर सकते। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आयतन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करती है। ए मित्रों के सहयोग देने में, बी विश्लेषण और संप्रेषण में, सी वे संख्याएं जिनमें शून्य हो, डी वे संख्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विश्लेषण और संश्लेषण में। तो दोस्तों आज के लिए हमने पेडागॉजी के इतने ही प्रश्नों को लिया है। बाकी के अच्छे अच्छे प्रश्नों को अगले भाग में लेकर आऊँगी वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक आप इन वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तथा शेयर भी कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।